यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपसे बिल्कुल अलग विषय पर चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। ये कार्यक्रम है वक्री ग्रह को लेकर के 5 प्रमुख बिंदु जो निश्चित रूप से वक्री ग्रह के बारे में आपकी धारणाएं कुछ टूट सकती हैं, कुछ बदल सकती हैं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ ही बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे वक्री ग्रह के पहले बिंदु के बारे में। वक्री ग्रह के बारे में सबसे पहली बात, जो कुछ भी मुझे मिला है या जो कुछ भी मैं जानता हूं या जो कुछ भी मैंने कुंडलियों के माध्यम से सीखा है अपने गुरुजनों से, जो वक्री ग्रह के बारे में एक लाइन की बात सुनी है, उसमें ये बात है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापक ग्रह, वो अपने प्रभावों में बहुत बदलाव कर लेता है। ये पहली बात है जिसमें ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है तो उसके प्रभाव उत्पादक क्षमता में या तो अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी या तो अतिरिक्त घटोतरी होगी। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि वो कितने अंशों पे, किस राशि में और किस भाव में वक्री हो रहा है। इससे आगे और पिछले वाले भावों को भी असर में जाते देखा गया है। मतलब ग्रह जहां वक्री हुआ है उसके अगले भाव को भी वो प्रभावित करेगा और पिछले भाव को भी प्रभावित करेगा। अगले भाव पे उसका प्रभाव नगण्य या कमजोर या ना के बराबर होगा, पर जिस भाव में वो बैठा है और जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के पिछले वाले भावों को वो नजदीक से, काफी सन्निकट से प्रभावित करता है। ये पहली बात है। वक्री ग्रह के बारे में दूसरे सिद्धांत की बात यह है कि अगर कोई भी पापक ग्रह, शनि, मंगल, ये 2 पापक ग्रह होते हैं। सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह होते हैं और राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, तो बचे 2 यानी कि शनि और मंगल। ये जो दोनों पापक ग्रह हैं, ये जब कभी भी वक्री होंगे तो इनके पापक प्रभावों में वृद्धि होती है और फिर ये ग्रह दोनों ही जो पापक ग्रह हैं इनके प्रभावों में पापाचार बढ़ता है और ये पापक परिणामों के जनक कहे जाने लगते हैं। क्लियर है? मतलब अगर कोई भी ग्रह वक्री हुआ है तो वो अभूतपूर्व परिवर्तन देता है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह नहीं, अगर कोई पापक ग्रह वक्री हुआ है तो उसके पापक प्रभावों में वृद्धि देखी जाएगी और वो पापाचार व्यक्ति से करवाएगा। अब वो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी कि वो कितना पापक है। उस पे अगर बहुत सारे, अगर वो पापक होने के साथ अस्त भी हो जाए, वक्री भी हो जाए। ऐसे एक बात आपको बताऊं कि जब कभी भी पंचांग में ये बात आती है कि अगर एक ग्रह वक्री हुआ तो वो कमज़ोर होता है, अगर 2 ग्रह वक्री हुआ तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, अगर जन्मांक में 3 ग्रह वक्री हों तो वो जन्म से उस जातक को ही नहीं बल्कि उस देश को प्रभावित करते हैं, उसके राज्य को प्रभावित करते हैं, उसकी सीमाओं को प्रभावित करते हैं। और अगर 4 ग्रह वक्री हो जाए तो ये विनष्ट करा देते हैं, बड़ी झगड़े लड़ाइयों में व्यक्ति को डाल करके रख देते हैं। इसका ये प्रभाव होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर कोई पापक ग्रह वक्री होगा तो उसका पापक प्रभाव और बढ़ेगा
और वो पापक कर्म करने का जनक बना देता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर लग्नेश कमजोर हैं और ग्रह शनि मंगल भी पापक हैं और वक्री भी हैं, दोनों ही हैं, वह अस्त भी हैं, तो ये स्थिति और भी ज्यादा जातक के जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाने वाली हो जाती है। ये पहली बात नहीं, दूसरी बात है पापक ग्रह के वक्री होने को लेकर के। अब तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे। अब बात करेंगे कि अगर कोई ग्रह वक्री है, जिसमें से अगर माने तो पापक ग्रह की ही बात कर रहा हूं, अगर कोई पापक ग्रह वक्री है तो वो जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी उसमें वो अशुभ लक्षण दिखाने वाला होता है। अगर कोई भी पापक ग्रह वक्री हुआ है तो वो जहां भी देखेगा, जैसे मेरी खुद की कुंडली में गुरु वक्री हैं और धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बैठ करके वक्री होकर के लग्न को देख रहे हैं, इसका असर मुझे मालूम पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जब भी कोई ग्रह अगर वक्री होता है, खास करके अगर पापक ग्रह वक्री होते हो, तो उनकी दृष्टि जहां जहां भी पड़ेगी उनके अशुभ लक्षण दिखने में आते हैं और वो ग्रह निगेटिव अप्रोच के साथ जातक को सफल बनाता है, या निगेटिविटी के साथ, मेहनत करने के साथ, या थोड़े बहुत असफलता के साथ उसे वो सफल बनाता है। मतलब वक्री ग्रह निश्चित रूप से उनकी दृष्टि पापक प्रभावों में वृद्धि करने वाली और संकुचित परिणामों से युक्त होने वाली हो जाती है। ये तीसरी बात वक्री ग्रह को लेकर के है। पापक ग्रह के वक्री होने या फिर किसी भी ग्रह के वक्री होने का एक और असर जो जातक के जीवन पे देखने को मिलता है वो ये है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है और जहां कहीं भी वो देख रहा है उसके प्रभावों में वो बहुत भारी बदलाव करता है। मतलब आप जैसा एक्सपेक्टेशन उस ग्रह से रख रहे हैं शायद वैसा वो ना दे, या फिर कई बार वो अपने अशुभ परिणामों के कारण या अशुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण, अशुभता के दोष से युक्त होने के कारण उसके शुभ परिणामों में भी कमजोरी आती है। अगर ग्रह वक्री है तो अशुभ हो रहा है, अगर पापक ग्रह वक्री है तो अत्यधिक अशुभ हो रहा है, अगर वक्री के साथ अस्त भी हो रहा है तो वो डबल अशुद्ध हो रहा है। ये बात पक्की है। उनकी दृष्टि जहां जहां भी पड़ेगी उनमें वो अशुभ लक्षण दिखाने वाले बनेंगे। अगर वक्री हैं, सप्तम में बैठे हैं तो रोग दे सकते हैं, अगर वक्री हैं नवम में बैठे हैं तो असफलता दे सकते हैं, अगर वक्री हैं दशम में बैठे हैं तो भाग्य का सुख कमजोर कर सकते हैं। मतलब पिछले भाव को भी वो प्रभावों से विनष्ट करते हैं। यही नहीं, जहां जहां पे उनकी दृष्टि जाती है उन भावों को भी वो निगेटिविटी से अप्रोच में लाते हैं। ये चौथी बात या पांचवी जो भी है, चौथी है ये शायद। अब पांचवी की बात करते हैं। अब बात यह आती है कि अगर कोई भी ग्रह किसी व्यक्ति के कुंडली में वक्री नहीं है, मान लीजिए मेरी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है या फिर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, लेकिन वर्तमान गोचर में अगर वो ग्रह वक्री हो रहा है और आपकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत तार्किक बात है। आपके ऊपर से अगर मान लीजिए गुरु की दशा चली और आपकी कुंडली में गुरु वक्री नहीं है, और अगर वर्तमान गोचर में गुरु वक्री हो रहे हैं तो अब गुरु के शुभ परिणाम भी अडॉप्ट कमजोर करेगा और शुभ परिणाम भी गुरु के कमजोर होने लगेंगे, क्योंकि वर्तमान गोचर में वो ग्रह वक्री हो रहा है। इसी चीज से प्रभावित होकर के मैंने शनि के वक्री होने के कार्यक्रम को लेकर के अपना कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि ये ग्रह जो आपकी कुंडली में दशा में है, अगर वो नेचुरली अभी वर्तमान गोचर में वक्री हो रहा है तो निस्संदेह उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा भी आपके शुभ परिणामों को अशुभता से या थोड़ी असफलता के बाद या निगेटिविटी के बाद उसके परिणाम देखने को मिलते हैं।
ये ग्रह आपके वर्तमान दशा को भी प्रभावित करता है कि वो अभी वर्तमान में वक्री है या नहीं। अगर वो वक्री हो रहा है तो निगेटिविटी के साथ उस ग्रह की दशा भी आपके ऊपर से बीतती है। ये बहुत बड़ी और बहुत ऊंची बात है जिसको समझना तार्किक और बहुत ज्यादा समझदारी से युक्त है। ये पांचवी बात है वक्री ग्रह को लेकर के, जिसमें मैंने बात बताई कि ग्रह अगर वर्तमान में वक्री है और अगर नेचुरली आपकी कुंडली में पहले से ही कोई ग्रह वक्री नहीं है और उसी ग्रह की अगर दशा चल रही है, तो अगर ग्रह जो वक्री हुआ अगर उसी की दशा में आप जी रहे हैं तो ये ग्रह उसके भी सकारात्मक प्रभावों को नकारात्मक प्रभावों से बदल देता है। ये पांचवी बात थी। अब छठवीं बात पे आते हैं। छठवीं बात जो वक्री ग्रह के बारे में आपको मैं बताऊं, आप इसको उदाहरण से ऐसे समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा बालक, व्यक्ति नहीं बालक, एक ऐसा बालक जो काम तो आपके सारे करेगा, आपके कहे के अनुसार करेगा, पर थोड़े नाज नखरे उठा के। हाँ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है, जैसे मैंने अभी 5 से 6 बिंदु जो वक्री ग्रह के बारे में कहे हैं, उसमें लगभग मैंने पांचों की पांचों बातों को निगेटिव अप्रोच से लिया है या नकारात्मक बातें बताई हैं। पर मेरी बात बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है, ये बात भी मैं जानता हूं। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ज्योतिषी की कुंडली जो वो उसके सामने आती है, उस व्यक्ति के जीवन को दर्शाने के साथ वो प्रकट होती है। जैसे मैं अगर एक बात कहूं कि अगर वक्री ग्रह टोटली निगेटिव होते हैं, मैं इसमें गलत होऊंगा। और मैं अगर ये बात कहूं कि वक्री ग्रह बिल्कुल ही अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, ये भी गलत होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि वक्री ग्रह के बारे में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये बुरा है। वो मेहनत करवाने के बाद आपको परिणाम देगा, पर उसकी जो एक होता है जैसे कि वो शर्त बन जाए, अब वो कंडीशनल है कि अगर ऐसी बात होगी तभी वो अच्छा परिणाम देगा। जैसे हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे हिसाब से क्या कहते हैं, मैं ये काम करूंगा पर मुझे ये चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से वो बच्चा जो ग्रह वक्री हुआ है वो बालकपन से युक्त हो जाता है और फिर वो आपको परिणाम तभी देना चाहता है जब उसके बदले आप उसे कुछ दें, और उसके बदले वो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है। बस इतनी सी बात है। ये 5 से 6 बिंदु मैंने आपको वक्री ग्रह के बारे में बताए हैं जो निश्चित रूप से सभी कुंडलियों पे लागू होते हैं और प्रत्येक कुंडली पे अलग अलग भी लागू होते हैं। आपको कोई भी ज्योतिषी बिल्कुल ही एक तरीके की राय वक्री ग्रह के बारे में नहीं दे सकते। वो अलग अलग अपनी अपनी राय शुमारी रखते हैं और अपनी अपनी दृष्टिकोण से निर्णय सुनाते हैं। पर यह बात इस बात पे निर्भर करेगी कि वो उस भाव और ग्रह को जो वक्री हुआ है वो उसे किस दृष्टि से देखते हैं। कुछ हद तक ये बात अपने आप में ज्योतिषियों के ऊपर स्वतंत्र निर्णय देने को छोड़ देती है, परंतु जो ग्रंथों की बात है उसमें मैंने जितनी बातें बताई ये भी लागू होती हैं और ये प्रत्येक कुंडली के लिए अलग भी लागू होती हैं। इस पे और भी कार्यक्रम बनाऊंगा, छोटे छोटे कार्यक्रम बनाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इस सीरीज को अवश्य ही देखते रहिएगा, इससे वक्री ग्रह को जानने में आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और है, इसी तरीके से मैंने राहु और केतु पे भी बहुत सारे 25 से 30-35 कार्यक्रम बनाए हैं जो राहु केतु के बारे में आपके बहुत सारे भ्रम तोड़ने में सहायक होंगे। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ, दान, तप, इन तीनों को अगर आप परमात्मा के निमित्त करते हैं तो इसे सत्य कहा जाता है। मतलब अच्छी है वो बात, बुरी नहीं है। ये वक्री ग्रह का कार्यक्रम आप लोगों को मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ जाएं ताकि इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना हो सकता है कि मैंने आज जो बात कही है वक्री ग्रह को लेकर के कल इससे बिल्कुल विपरीत कहूं, और दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं और दोनों काफी समझदारी से युक्त होकर के समझने वाली बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।